अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आपको अभी वेलकम कहता हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन किया ये कंप्यूटर साइंस का क्लास। अच्छा, अब इसमें हम अभी जो है ना, सबसे पहले आज चूँकि थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना ये है कि कंप्यूटर साइंस का पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली फर्दर जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर होता है, और उसमें पार्ट वन फिर पार्ट टू, ठीक है, दो इससे आते हैं। पार्ट वन में फिर आगे सेक्शन ए होता है, फिर सेक्शन बी होता है। मीन के इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन वन है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है, सेक्शन ए जो है ना वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ठीक है, ये पेपर ए कंसिस्ट होता है। फिर उसके बाद जो सेक्शन बी है वो हमारे पास एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर कंसिस्ट होता है। और जो पार्ट टू का जो पेपर है वो हमारे पास है, पहला है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स, ये टू पार्ट्स हो गए। और उसके बाद जो थर्ड इसके अंदर आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद सेक्शन बी डेटाबेस सिस्टम्स में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, वेब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ है। और ये हमारे पास मतलब कि इसका जो बेसिक सिलेबस है ये इसके ऊपर कंसिस्ट होता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम नॉर्मली देखें ना, यानी अगर हम लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो पेपर्स अगर हम देखें, और ख़ास तौर पर जो अभी 2015 के बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ, तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें ऑलमोस्ट जो पार्ट वन का जो पेपर है ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले पार्ट वन को कवर कर लें और उसके बाद फिर पार्ट टू की तरफ। तो ये जो पार्ट वन का जो पेपर है ये हम पहले इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूं तो उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वो टॉपिक्स निकाले हुए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पहला जो मतलब कि इस तरह से कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो अगर हम उसको सारा कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए
मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम कोशिश करेंगे कि जो है ना जो पहले सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं पहले हम उनको कर लें और उसके बाद जो है ना वो उसको बाकियों की तरफ मूव हों। तो अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना जिसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो कौन कौन सा है, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है, और उसके बाद फिर जो है ना वो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और उसके बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये तीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर आगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ जाता है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन एक आधा आता है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, ठीक है। देन जो मेनली है ना जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास है एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पेपर हमारा आता है। तो अभी हम इंशाल्लाह जो है ना वो इन तीनों को करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है ना, अब इसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला जो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे ना वो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्योंकि उसमें 2016 में भी क्वेश्चन आया, 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये इसमें रिपीट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे। तो उसमें जो आज का जो हम टॉपिक, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम पहले क्या चीज़ें कवर करेंगे, फिर इसकी जो सिचुएशन है वो सिनेरियो है वो क्या होगा, कि किस तरह से हम करेंगे कवर, वो भी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो आपका लेक्चर है वो इंशाल्लाह 8 बजे स्टार्ट हो जाया करेगा, और ये 8 बजे टाइम रखने की रीज़न क्या है कि क्योंकि उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोग अवेलेबल होते हैं। तो उसके अलावा ये है कि अगर आपकी किसी न किसी बेस के ऊपर क्लास मिस हो जाती है तो इंशाल्लाह आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाया करेगी। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर प्राइवेसी लगा कर अपलोड कर दिया करूँगा, वो आपको एक्सेस हो जाया करेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लेट्स सपोज कि कोई चीज़ रह जाती है या इस तरह से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर अगले दिन आपको कोई प्रॉब्लम हो या इस तरह से कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका फ़ौरन सॉल्व कर दिया जाएगा। अब जो सबसे पहले हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करना है, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, और ये चीज़ें मतलब कि पढ़ने से समझ नहीं आती थोड़ा सा जब तक हम उनको अच्छी तरह से समझ ना लें। तो और ये हमारा जो वैसे कोर्स है, मतलब कि ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये तकरीबन 2.5 मंथ्स का होगा। 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम इसके तरफ आ जाएंगे, टेस्ट सेशन की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसलेटर होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर कंपाइलर्स के फेज़ कौन कौन से हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाइलर, फिर उसके आगे जितने भी आते हैं, फिर उसमें जो स्टेप्स बाय स्टेप आता है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लेक्सिकल एनालिसिस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिनिट ऑटोमेटा, सिंटैक्स एनालिसिस, फिर ये एल आर ग्रामर आती है, फिर उसके बाद बॉटम अप पार्सर आता है, पार्सिंग, फर्स्ट एंड फॉलो, प्रेडिक्टिव पार्सिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप डाउन ट्रांसलेशन, फिर ट्री और ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये पहले कंपाइलर के जो है ना वो ट्रांसलेटर होता है क्या, ट्रांसलेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद जो है ना वो कंपाइलर के आगे स्टेजेस कौन कौन से हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और फिर उन स्टेजेस को फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक होगा। और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में से 100 बल्कि 1000% इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और वो भी 10 से मतलब अबव मार्क्स का आता है, या 10 का आता है, या 15 का, या 12 का, या इस तरह से ये थे कि मैक्सिमम जो है ना इसमें से मार्क्स का पेपर आता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ये आज हमारा मतलब कि कुछ सिलेबस के बारे में ओवरव्यू है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि उसको स्टार्ट कर लें, और उसके बाद फिर आगे जो है ना वो हम आगे फर्दर मूव करेंगे। सबसे पहले ये है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाकर रखी हुई हैं, वो इंशाल्लाह निकाल लेता हूँ, साथ में कुछ आपसे नोट्स वगैरह भी पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर करता जाऊँगा, स्लाइड से भी हम कर दिया करेंगे।
तो इस तरह से इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। तो मैं आपको नोट्स साथ में शेयर भी कर दूंगा, आप लोग अपने नोट्स भी बनाते जाएं। बेहतर है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं, लेकिन ये है कि मैं भी इंशाल्लाह आपको साथ में जो दूसरा नोट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको डिस्कस करते रहेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले आपको जो है ना वो कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपाइलर बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फेज़ आते हैं। कंपाइलर क्या होता है और इसके जो है ना वो क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा, ये भी दोनों चीज़ें आपको साथ में बता देता हूँ। साथ में मैं अपने नोट्स भी ओपन कर देता हूँ और आपको ये नोट्स मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगा, सेंड भी कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले चीज़ है वो है कि हमारे पास कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है? हम जिस तरह से अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी एक अपनी जो बाईलिंगुअल लैंग्वेज होता है ना उसको अंडरस्टैंड करता है, वो कोई दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। जैसे हम अगर उर्दू स्पीकिंग है तो कोई हमसे फ़ारसी में आकर बात करना स्टार्ट कर देगा ना तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है कि इस तरह की जो लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एक सेपरेट ट्रांसलेटर रखना पड़ता है जो कि उसको हमें ट्रांसलेट करके बताता है कि इस बात का मतलब ये है, इस बात की ये मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हम इजीली कर सकते हैं, मतलब जब तक हम उसको एक ट्रांसलेट ना कर लें। तो कंप्यूटर भी बेसिकली क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है जस्ट बाइनरी लैंग्वेज को, 0 और 1 को, और इसके अलावा बाकी वो लैंग्वेजेस को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जब हम इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लिखते हैं तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 की शेप में। अब वो जो ट्रांसलेटर है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है कि जब हम पूरा जितना भी पेज है उसको क्या करेगा, वो एक साथ पकड़ेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा, इसको हम बोलते हैं कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि वो लाइन बाय लाइन करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है, अब ये क्या करेगा, वो इस एक लाइन को पढ़ेगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा, उसके बाद ट्रांसलेट करेगा। ये इंटरप्रेटर होता है। ये बेसिक चीज़ें, अभी ये बस एक कॉन्सेप्ट आपका बना रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें ये की होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आते हैं हमारे पास कंपाइलर के फेजेस के। जब हम कंपाइलर करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, तो कंपाइलर के कौन कौन से फेजेस हैं? कंपाइलर जो है ना वो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक हमारे पास प्री प्रोसेसर कोड होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, सॉरी जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। अच्छा, जब हम उसको फिर आगे कन्वर्ट करते हैं तो वो कंपाइलर में से उसको हम ट्रांसलेट करते हैं या असम्बलर में से। जब हम कंपाइलर या असम्बलर में से करेंगे तो फिर वो किस में चला जाता है, आगे लिंकर और लोडर के पास चला जाता है। लिंकर, जिस तरह से ये नेम से शो है कि लिंकर क्या करता है कि डिफरेंट फाइल्स को आपस में कंबाइन कर देता है और उसको लिंक कर देता है, इंटरलिंक कर देता है, अटैच कर देता है, इसको हम लिंकर बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम डाटा को सेव कर लेते हैं मेमोरी के अंदर फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, लोडर होता है, सही है। अब वो जो लोडर है ना, बेसिकली लोडर जिस तरह से नेम से शो है कि ये हमारे पास क्या करेगा कि डाटा को वहाँ से उठाएगा और उसके बाद लोड कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड फिर कंपाइलर में से गुजरेगा। तो कंपाइलर में से गुजरने के बाद उसको किसी न किसी जगह पर हमने सेव करवाना, तो सेव करने के लिए हमें लिंक करना पड़ता है फाइल्स को। लिंक करने के बाद उसको हम फिर सेव कर देते हैं, और वो सेव किया हुआ जब फुल जो हमारे पास प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जब हमने उसको शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लोडर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद हम उसको मेमोरी में एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये जो कंपाइलर है ना, इसके अंदर ये छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ जाती हैं। सबसे पहले क्या था, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये सोर्स कोड होता है, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं उसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। और उसके बाद फिर इंटरप्रेटर आ जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या करता है कि ये कंपाइलर की तरह होता है लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। और उसके बाद असम्बलर आ जाता है। असम्बलर क्या करता है कि ये असम्बली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज की ना हमेशा बात याद रखिएगा, मशीन लैंग्वेज की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है, मशीन लैंग्वेज की बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है
एक हमारे पास होता है बाइनरी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी बेसिकली मशीन लैंग्वेज में ही आती है। तो असेंबलर, अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, असेंबलर का यूज़ करेंगे। और जो लिंकर है वो क्या काम करता है, लिंकर जो है ना वो फाइल्स को अटैच करता है और फिर उसके बाद उनको शो कर देगा, ओपन कर देगा। और उसके बाद लोडर क्या करता है कि वो मेमोरी में से डाटा को उठाता है, उठाने के बाद उसको डिस्प्ले कर देता है। ये लोडर का काम होता है। और अगर हम कंपाइलर की बात करें ना, तो कंपाइलर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रॉस कंपाइलर होता है और एक सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है कि आप लोग अपनी मशीन को यूज़ करें, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी इस तरह से यूज़ करें। आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप के ऊपर कोड लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट या उसको कंपाइल में यहाँ से अगर कर लूँ तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर, कि आपका कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, कि हाँ मेरा अपना लैपटॉप है और मैं इसी को ओपन करता हूँ, इसी लैपटॉप के ऊपर ही कंपाइल करता हूँ कोड को, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। समझ आ गए? ये हमारे पास बेसिकली कंपाइलर का एक इंट्रोडक्शन था। मैं आपको थोड़ा सा क्विकली जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले क्या था कि कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने के लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर एज अ होल कर देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। फिर आगे कंपाइलर के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सबसे पहले सोर्स कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, फिर उसको हम कंपाइलर में से गुजारते हैं। कंपाइलर फिर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, और जब वो ट्रांसलेट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कोड में सही तौर पर उसके आउटपुट लाने के लिए हमें लिंकर की ज़रूरत पड़ती है। लिंकर क्या करता है, तमाम फाइल्स को लिंक कर देता है, अटैच कर देता है, और उसके बाद फिर हमने उसको सेव करवाना होता है तो उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और मेमोरी के बाद जब हमने उसको आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास क्या था, सॉरी, लोडर। ठीक है, तो लोडर के ज़रिए हम मेमोरी में से डाटा को उठाएंगे और वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक कंपाइलर का कॉन्सेप्ट था। अब आगे हमारे पास आता है फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर के कौन कौन से फेज हैं? कंपाइलर बेसिकली 7 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट होता है, और इनको आप जितना हो सके रट्टा लगा लें। ठीक है, जितना हो सके रट्टा लगा लें। ये आपके एमसीक्यूज में भी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने हैं, जो 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, या आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने हैं। मतलब 10 मार्क्स का जो पेपर है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको जितना हो सके जो है ना वो रट्टा लगा लें। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास कौन कौन से कंपाइलर के फेजेज हैं, वो हमारे पास सबसे पहला फेज़ है लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। फिर फोर्थ हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। फिफ्थ हमारे पास क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र। और सिक्स हमारे पास क्या है, कोड जनरेटर। और लास्ट में हमारे पास क्या है, मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, ये 7 इसके टोटल फेजेस होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इनको सारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फेज क्या था, लेक्सिकल एनालाइजर। दूसरा हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर। थर्ड हमारे पास क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। फोर्थ हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और फिफ्थ हमारे पास क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर। ये 7 इसके टोटल फेजेस होते हैं। सही है, अब मैं आपको आज बस एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या क्या काम होता है इसके अंदर। बेसिकली जो लेक्सिकल एनालिसिस है ना, लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि ये टेक्स्ट को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करेगा। स्कैन किस तरह से करेगा कि जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इसको ट्रांसलेट करना है, तो वो पहले एस का एक अलहदा टेक्स्ट को जनरेट कर देगा, वाई को अलहदा कर देगा, एन को अलहदा कर देगा, टी को अलहदा कर देगा, ए को अलहदा कर देगा, एक्स को अलहदा कर देगा। मीन के इस तरह से उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। ये किसका काम होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का। और उसके बाद फिर आगे सिंटैक्स एनालाइजर आता है, जिसको हम पार्सिंग भी बोलते हैं। ये अभी जनरली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो इसमें क्या करते हैं, वो सिंटैक्स ट्री बना देते हैं, मतलब कि उसके टोकन्स बन जाते हैं। ठीक है, टोकन बनकर वो फिर उसको हम आगे यूज़ करते हैं। सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है कि ये इसमें
चेक किया जाता है कि जो हमने ऊपर ट्री बनाया था, पार्स ट्री जनरेट किया था, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसके अंदर कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, क्या कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो जब ये हो जाता है फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन करते हैं कि जो बिटवीन होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान, सही है। तो इसमें एक इंटरमीडिएट कोड सोर्स कोड के लिए जनरेट किया जाता है। उसके बाद फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑप्टिमाइज किया जाता है उसमें। और उसके बाद यानी इसमें हम अननेसेसरी जो कोड लाइंस हैं उनको रिमूव कर देंगे। और उसके बाद फिर कोड जनरेट किया जाता है, लास्ट में हम कोड को जनरेट करते हैं और आखिर में हम सिंबल टेबल जनरेट करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिकली एक फेजेस ऑफ कंपाइलर थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो आगे है ना, कल से हम पहला पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर। ये कोशिश करेंगे दोनों जो है ना वो एक लेक्चर में कवर कर लें, सही है। और अगर लेट्स सपोज के कोई जो है ना वो टॉपिक हमारा रह जाता है तो उसको हम आगे कर देंगे। ये हमारा 1 वीक के अंदर अंदर ना कंपाइलर का जो फेज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 7 डेज़ की क्लास के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7 डेज़ अगले फेज़ के ऊपर लगा लेंगे, 7 डेज़ अगले, इस तरह से मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि हर वीक में हमारा जो एक पोर्शन है ना वो कंप्लीट होता रहे, सही है। और उसके बाद फिर आपकी वीकली असाइनमेंट भी हुआ करेगी जिसमें आप अपनी असेसमेंट कर सकेंगे। और उसके बाद एक मंथली भी हम इंशाल्लाह एक छोटा सा मतलब एक टेस्ट टाइप ले लिया करेंगे। तो ये आज का बेसिकली आज एक टॉपिक था छोटा सा, और आज इंट्रोडक्शन था। कल से इंशाल्लाह हम ये कंपाइलर के जो फेज़ हैं ये स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला लेक्सिकल एनालाइज़र को हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना वो हम कल कर देंगे। अभी आपको ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप मुझे अपनी ईमेल दे दीजिएगा ताकि सिर्फ जो यूट्यूब के ऊपर जो डाटा है वो आपको मिल सके, ठीक है। अल्लाह ताला मेरा और आप सब हम सब का हामी और नासिर हो। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह फिर कल कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। 8 बजे कल क्लास होगी, 8 से 8:40 इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।